अनिल यादव जी से भी ले लेते हैं, फिर शांतनु गुप्ता और एमएच खान साहब के पास भी आ रही हूँ। अनिल यादव, जिस तरह की ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि अब साख की लड़ाई बनती है, फैजाबाद सीट में बीजेपी का हारना और उसके बाद अब पूरी तरीके से चाहे योगी आदित्यनाथ के तमाम वहां पर दौरे हों, रैलियां हों, वो हमने देखी। अभी जब पहुंचे तो 1000 करोड़ की सौगात भी उन्होंने दी उपचुनाव से ठीक पहले। तो ये सब दरअसल जंग इस बात की है कि अब उपचुनाव में अगर ये हार गए तो फिर तो हर बार अभी आशुतोष जी ने बता दिया ना इसमें कि ये दरअसल अयोध्या प्रसाद, तो उसको वो और बड़ा करने की कोशिश हो जाएगी और शायद इसीलिए अब ये साख की लड़ाई बन चुकी है। अर्पिता, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि जिस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 250 से ज्यादा सीटें दी और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, वो सिर्फ 10 सीटों के मुख्यमंत्री बनकर सीमित हो गए हैं। आज आप देख लीजिए, प्रदेश में कहीं कोई हत्या हो, कोई बलात्कार हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे टाइम कभी वो मिल्कीपुर में होंगे, कभी कटहरी में होंगे, कभी गाजियाबाद में होंगे, सिर्फ इसलिए कि वहां चुनाव है। बाकी प्रदेश का क्या? आप पूरे प्रदेश को छोड़ देंगे कि भाई जलने के लिए? मैं आपको आंकड़ों के साथ पेश करता हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटियों के एक साथ कहां दुष्कर्म हो रहा, कहां हत्याएं हो रही हैं। बलिया में आज भी एक 6-7 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। कल कानपुर में एक लड़के को दिन दहाड़े बीच सड़क पर पीटा गया, डंडों से पीटा गया, उसकी हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी बहन एक केस में गवाह थी। यह हालत है आपके प्रदेश की। और 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूं, भदोही में एक नाबालिग बच्ची इसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चुनाव में बिजी हैं, तो कहां जाएगा यह प्रदेश? आज भी आप शलभ भाई तो जानते हैं, आप भी पूछ लीजिएगा, आज भी वो हरियाणा का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की कोई परवाह नहीं है। हरियाणा में जाके कह रहे हैं कि भाई खट्टर जी ने 9.5 साल बहुत अच्छा काम किया है। उनको यह भी नहीं पता कि भाई खट्टर जी ने इतना खराब काम किया कि मोदी जी भी आजकल उनका नाम लेने से बच रहे हैं। अब मुझे लगता है कि देखिए, चिंता है योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की। वो जानते हैं कि जैसे ही ये 10 सीटों का चुनाव वो हारेंगे तो जो दिल्ली वाले बैठे हैं वो उस कुर्सी की दोनों टांगे ले जाएंगे और ये कुर्सी जो है डगमगा जाएगी। और जो इनके अगल बगल जो यूपी में तो दो खड़े हैं ना कुर्सी के साइड में, राइट और लेफ्ट, वो तपाक से कुर्सी पकड़ लेंगे। दुख की बात यह है कि जहां आप जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं कि जहां तक 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। आपने बार बार मोहित खान का जिक्र किया। मैं कह रहा हूं कि अयोध्या में किसी जो भी दुष्कर्म होता है उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों देखा जाता है कि भाई ये आरोपी यहां पर कौन है कौन नहीं है? इसके बाद भी एक दुष्कर्म हुआ है। एक बच्ची जो राम मंदिर में सफाई करती थी, ठीक है अनिल जी, एक सवाल मेरा है। आप यहाँ ये बता रहे चलिए कि कम से कम कुर्सी की लड़ाई है, तो आप ये कह रहे हैं कुर्सी की लड़ाई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, केशव प्रसाद भी है, यहाँ पर विजेश पाठक भी है। इस कुर्सी के इर्द गिर्द कांग्रेस का कौन सा नेता दिखता है? मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई कुर्सी की हो, लेकिन नुकसान यहाँ पर प्रदेश की जनता का हो रहा है। 69,000 अगर कांग्रेस पार्टी को भला करना है तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में चला गया? आपने जितनी जगह पर गिना दिया, कौन गया इन लोगों से मुलाकात करने के लिए? प्रियंका गांधी कहां है आजकल? आप मुझे लगता है अर्पिता जी, शायद आप लोग ग्राउंड पे नहीं जानकारी रखते हैं। हर मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। और आप मैं अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं, 69,000 उनके साथ अजय राय जी साथ खड़े हुए हैं, कई बार मिलके आए हैं। हमारे उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लल्लू जी, वो लगातार उस मुद्दे को उठाते रहे। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई मुद्दा बताइए, बलिया का हो, भाई सोनभद्र का हो, हमारे नेता लगातार जा रहे हैं। और आप बताइए ना, हाथरस का जब मामला हुआ था, प्रियंका जी गई थी डीएनडी पे, यही योगी जी की पुलिस थी कि भाई उस दलित की बच्ची को न्याय दिलाने जब वो जा रही थी तो यहाँ पर पुलिस लगा दी गई थी। और तो और राहुल गांधी जी को धक्का देकर प्रियंका गई है ना, इसलिए मेरा सवाल था कि वो है कहां, क्योंकि अभी हाल फिलहाल दिख नहीं रही। अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब चुनाव होता है, जब राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, तो उनकी अपने अपने प्रदेश, हर प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी होती है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे सवाल नहीं पूछ रही कि वो हरियाणा क्या करने गए हैं। हरियाणा की जनता ने थोड़ी ना उनको वोट दिया है, लेकिन आप राहुल गांधी जी से जानना चाहती हैं, जबकि हरियाणा के लोग राहुल गांधी का तो जिक्र भी नहीं किया सर मैंने। तो वो राहुल गांधी का तो जिक्र भी नहीं किया। चलिए मैं शांतनु गुप्ता जी से एक छोटा सा रिएक्शन सर, मुझे 2 मेहमान और हैं, उनके पास मैं जा नहीं पाई हूँ। चलो आ रही हूँ इसके बाद। जरा मैं शांतनु जी एक रिएक्शन आपसे और एमएच खान साहब आप। शांतनु, देखिए अर्पिता जी, जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है, जो भी उत्तर प्रदेश में पला बड़ा है, उसने देखा है कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश की जो फिलॉसफी है, जो गवर्नेंस की फिलॉसफी होती है, जो ऊपर से लीडर से टॉप डाउन फ्लो होती है। पहले वो फिलॉसफी थी, लड़के हैं, गलती हो जाती है, इनको फांसी दोगे क्या? मतलब गलती होगी ठीक है, अगर वो मेरी पार्टी का होगा, जिस जात से मुझे वोट मिलता है, जिस धर्म से मुझे वोट मिलता है, तब मेरे लिए वो गुनाहगार नहीं है। अब वो 180 डिग्री बदल गया।
विधानसभा के पटल पे बिल्कुल ठोक के बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। हमने वो देखा है, और उससे उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश केवल बॉलीवुड को एक इंस्पिरेशन देता था कि गुंडागर्दी की पिक्चर कैसे बनानी है, आज इंस्पिरेशन देता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। आपको पता है जब सेमिकॉन हुआ भारत में, तो उसका वेन्यू, जो सेमिकॉन भारत सेमीकंडक्टर में अब आगे बढ़ रहा है, तो वो नोएडा में होता है, वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश की जो छवि बनी है वो सबको पता है। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह जी बड़े नेता थे, वो अपने भाषण में कई बार बोलते थे कि मतलब एंटीफायर है, अगर सपा का झंडा लगा, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, मतलब उसमें बैठा है गुंडा। ये कोई कहने की बातें नहीं है। तो आपको देखा, जिनको जेलों की सराखों के पीछे होना चाहिए था, वो मुख्तार अंसारी, वो अतीक अहमद, वो आजम खान, भूमाफिया आजम खान, मैं तो कहूंगा, वो लोग संसद और विधानसभा के गलियारों में थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया। मुलायम सिंह की तो फिलॉसफी थी, उसके आसपास के जितने लोग आज भी बताते हैं भाई कि ऐसे लोग बनाओ जो बूथ कैप्चर कर सकें आपको, ऐसे लोग बनाओ जो आपको भूमाफियाओं जो आपको कट दे सके। तो वो फिलॉसफी आज चेंज हुई है, तो वो तो बचाएंगे, वो नवाब सिंह नागर को भी बचाएंगे, वो मोहित खान को भी बचाएंगे, वो अजीत प्रसाद को बचाएंगे। गुंडों को बचाना, उनको सेफगार्ड करना, उनको पॉलिटिकली बड़ा बनाना समाजवादी पार्टी की यहाँ पे फिलॉसफी रही है, आरजेडी की बिहार में फिलॉसफी रही है। कैसे मैं गुंडाडम को, गुंडा राज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दूं पूरी राजनीति में, वो समाजवादी के कोर में है। तो उसमें किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एमएच खान जी बैठे हैं, बताएंगे मायावती पे तो जानलेवा हमला किया था कि हम मायावती को चुनावी रूप से नहीं हरा सकते, चलो उनको निपटा दे। गेस्ट हाउस कांड किसको नहीं पता। तो वो उनकी संस्कृति है, वो मतलब उसमें हमें सरप्राइज क्यों है, उसमें हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, वो समाजवादी की संस्कृति है, और वो वैसे ही उसी संस्कृति में चल रही है समाजवादी आज। लेकिन एक छोटी सी चीज में मैं समझना चाह रही हूँ, क्या ये वाकई डैमेज कर रहा है ऐसी जो कई घटनाएं हाल फिलहाल चुनाव से पहले भी हम देख रहे हैं, अभी जस्ट ये मिल्कीपुर की जो घटना सामने आई उपचुनाव से ठीक पहले, और वो कैंडिडेट जो अघोषित है, लेकिन ज्यादातर तो यही है कि उन्हीं को टिकट मिल रहा था, लेकिन अब उस तरह की घटनाओं पर उन पर आरोप लगना, क्या कोई डैमेज समाजवादी पार्टी को आप देखते हैं होगा इससे? देखिए अरबदा जी, ये एक फिनोमेना जब भी देखिए, वैसे तो बहुत समय से समाजवादी पार्टी को कोई सक्सेस नहीं मिली, जब से पार्टी अखिलेश यादव ने छीनी है पिताजी से और चाचा जी से, तब से 14 में, 17 में, 19 में, 22 में उनको कोई सफलता मिली। यहाँ पे जहां छोटी सी सफलता मिली, पहली बार उनका झूठ चल गया कि भाई संविधान बदल देंगे, संविधान खराब हो जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, वो जैसी बिक गया, वो खटाखट पैसे आ जाएंगे, एकदम से देखिए अराजकता बढ़ने लगी। जैसे ही समाजवादी पार्टी को ताकत आती है, वो ये नहीं कि उस ताकत का इस्तेमाल करें कि नेशनल लेवल पे जाएं, बड़े काम करें, लोगों के सामाजिक काम करें, वो गुंडागर्दी बढ़ती भी दिखेगी, उनके कैंडिडेट अलग तरह से बिहेव करेंगे, वो किडनैपिंग करेंगे, वो मारपीट करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का जब सरकार में होती है तब भी, और जब भी उसकी ताकत बढ़ती है तो गुंडागर्दी बढ़ती है उस प्रदेश में। ठीक है, अमेश खान साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी। जी बोलिए, सवाल पूछिए। ये जिस तरह से मिल्कीपुर को लेकर जो राजनीति चल रही है, आप बीएसपी का अगर पक्ष रख पाए तो बीएसपी की अपनी रणनीति क्या दिखती है, और इससे कितना फर्क पड़ेगा जब अभी एक कैंडिडेट जो घोषित नहीं हुआ लेकिन आसार उन्हीं के हैं नाम की, और उससे पहले इस तरह के बड़े आरोप अगर लग जाते हैं, तो क्या इसका असर होगा वहां पर? नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हूं, उसी तरह से मैं बात करूंगा। अच्छा जी। देखिए, अभी सभी पैनलिस्ट ने अयोध्या का नाम लिया और मोहित खान का नाम लिया। मोहित खान के ऊपर जो बलात्कार का आरोप लगा है, उस पर वो लड़की, उसके माँ बाप 2-3 महीने से हर थाने पे, हर चौकी पे जाके पूछते थे कि हमारी एफआईआर लिख लो, हमारे साथ ये घटना घटी है। किसी ने नहीं लिखा। 2 महीने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, और 2 महीने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद मोहित खां की जमीन पर, यह फैक्ट है, मोहित खां की जमीन पर पुलिस चौकी बनी थी। पुलिस चौकी जब बनी थी तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? मोहित खान अपराधी था तो मोहित खान को पहले, सबसे पहले ये कहना चाहिए कि तुमने ये सब कब्जा कर रखा है, हटाओ यहां से। नहीं, पुलिस चौकी वहां पर बनी हुई थी, अब पुलिस चौकी पर बुलडोजर नहीं चला। अब आइए यहां इनका नाम अवधेश प्रसाद की बात। इनके केस में भी 2 दिन पहले घटना हुई है, ये 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ करती ही नहीं है, जब तक किसी कोई इशारा न मिल जाए, कोई बात न मिल जाए। ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है उत्तर प्रदेश का।